नमस्कार दोस्तों, क्राइम तक में आप सबका स्वागत है। मैं हूं सुप्रतिम बैनर्जी। पिछले कुछ दिनों से लगातार आप केतन और सिया से जुड़ी खबरें देख रहे हैं और उसके बारे में मैं और हमारे टीम के जो साथी हैं आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं। लेकिन आज एक खबर, एक जानकारी बिल्कुल हटकर, एक ऐसा मामला जिस कहानी की शुरुआत एक सामान्य यानी नॉर्मल डेथ के साथ होती है, लेकिन जब उस कहानी का अंत होता है, जब उस घटनाक्रम का अंत होता है, तो सिर्फ उस जगह के, उस गांव के लोग ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोग चौंक जाते हैं। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, क्या है ये वाकया, आइए सिलसिलेवार तरीके से आपको पूरी कहानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की सुनाता हूं। ये मामला है छत्तीसगढ़ का। छत्तीसगढ़ में एक ज़िला है बालोदा बाजार, और इसी बालोदा बाजार ज़िले में एक गांव पड़ता है जिसका नाम है खरवे गांव। ये खरवे गांव महानदी के किनारे बसा हुआ है और गांव की आबादी तकरीबन 1000 लोगों की है, यानी ये बड़ा गांव है और बहुत ही शांत। आप जब बालोदा बाजार के इस गांव की तस्वीरें देखेंगे तो आपको ये बड़ा ही रमणीक, बहुत ही खूबसूरत नजर आएगा। लेकिन ये कहानी बहुत अभिशप्त है, बहुत नेगेटिविटी से भरी हुई है और इतने खूबसूरत गांव में ग्रहण लगाने वाली ये बात है। इसकी शुरुआत होती है इसी साल के फरवरी महीने से। फरवरी महीने में 6 तारीख को एक शख्स की, जो इस गांव का ही रहने वाला है, जिसका नाम है बद्री पटेल, उनकी मौत हो जाती है। बद्री पटेल जो है वो एक आम ग्रामीण है, किसान है, खेतीबाड़ी करता है। लेकिन बद्री पटेल की मौत की कोई वजह न तो उसके घर वालों को पता चलती है, न गांव वालों को पता चलती है। लोग ये एज्यूम कर लेते हैं, मान लेते हैं कि ये एक नॉर्मल डेथ है। कुछ दिनों का वक्त गुजरता है, बद्री पटेल का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। लेकिन अंतिम संस्कार की जो विधि होती है वो उनको दफनाए जाने के साथ होती है, यानी अग्नि संस्कार जिसे कहते हैं, अग्निदाह करना, वो नहीं होता है। खैर, इसके बाद कुछ दिनों का वक्त गुजरता है और 20 फरवरी को फिर से इस गांव में एक अनहोनी होती है। अनहोनी ये होती है कि बुढ़ालू साहू नाम का एक शख्स, एक आदमी 20 फरवरी को इस गांव में अचानक मर जाता है। उसकी भी मौत हो जाती है। पहले 6 फरवरी को एक मौत हुई थी और दूसरी मौत 20 फरवरी को होती है बुढ़ालू साहू की। अब बुढ़ालू साहू के साथ क्या हुआ, किसने क्या किया, किसी को कुछ नहीं पता चला। बुढ़ालू साहू के अगर मैं प्रोफाइल की बात करूं तो वो सामाजिक कार्यों में बहुत आगे रहते थे और सोशली एक एक्टिव आदमी थे। ऐसे आदमी की मौत अचानक कैसे हो गई, किसी को पता नहीं चला। बहरहाल वक्त निकलता गया और लोगों ने इसे भी एक सामान्य मौत मान लिया। इसके बाद आई 12 मार्च की तारीख। 12 मार्च को गांव के रहने वाले एक तीसरे शख्स, जिनका नाम है बुधराम जायसवाल, इनकी मौत होती है। ये भी नॉर्मल डेथ है। बताया जाता है कि ये घर से बाहर गए हुए थे और शाम को जब घर लौटे तो अचानक इनकी तबीयत बिगड़ी। बाकी जो इससे पहले 2 लोगों की मौत हुई थी, ठीक उसी तरह इनको भी तबीयत बिगड़ी, बेचैनी सी होने लगी, कुछ वोमिटिंग वगैरह हुई और उसके बाद लोग इनको नज़दीक के अस्पताल में लेकर गए, लेकिन डॉक्टरों ने इन्हें ब्रॉड डेथ करार दिया, यानी ये मृत थे, इनकी मृत्यु हो गई। इस तरह से 3 लोग 6 फरवरी से लेकर 12 मार्च तक मारे जा चुके थे, जिनकी मृत्यु हो गई। फिर कुछ दिनों का वक्त गुजरा और अब बारी आई गांव में 3 बार सरपंच रहे छत्तूराम साहू की। 20 मार्च को, यानी इस घटना के कुछ ही रोज बाद, महज 8 रोज बाद 20 मार्च को छत्तूराम साहू की भी मौत हो गई। इसे भी गांव के लोगों ने नॉर्मल डेथ माना। लेकिन अब धीरे धीरे गांव वालों में चर्चाएं शुरू हो गई कि भाई ये हो क्या रहा है। अभी तक तो कुछ दिन पहले बद्री पटेल की मौत हुई, फिर बुढ़ालू की हुई, अब छत्तूराम साहू की मौत हो गई। इस तरह से 3 लोग मर गए, 4 मर गए। अब गांव में जो है वो लोग थोड़े सशंकित रहने लगे, उनको डर लगने लगा। गांव के लोगों को ये लगने लगा कहीं ऐसा ना हो कि कोई भूत पिशाच वाली बात हो, कोई ऊपरी साया हो, या गांव पर किसी की बुरी नज़र लग गई हो और ये मौतें हो रही हों। तो इस तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और लोग अब घबराने लगे। अभी लेकिन देखा जाए तो ये इस मामले की जो है सिर्फ शुरुआत थी। अभी इस मामले में बहुत कुछ होना बाकी था। 20 मार्च को आखिरी मौत हुई थी जिसका मैंने आपसे जिक्र किया। अब 31 मार्च की तारीख आई और इलाके में जो टीआई हैं, पुलिस के इंस्पेक्टर हैं, उनके बेटे विनोद साहू की मौत हो गई। विनोद साहू जो है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया, एक पुलिस ऑफिसर के बेटे थे और अपेक्षाकृत विनोद की उम्र कम है, नौजवान है,
तो ऐसे में विनोद की मौत जिन परिस्थितियों में हुई उसने लोगों को और ज़्यादा शक से और शंकाओं से भर दिया। और इसके बाद लोगों ने इस मामले के बारे में और ज़्यादा जानकारी जुटाने की शुरुआत की, ये पता करने की कोशिश करने लगे कि आखिर इन मौतों के पीछे का रहस्य क्या है। अब तक लोग सारी मौतों को अलग अलग देख रहे थे, लेकिन विनोद साहू की मौत के बाद लोगों ने इससे पहले जो मौतें हुई थी उससे विनोद की मौत को जोड़कर देखना शुरू किया, और लोग अब ये ढूंढने लगे कि क्या इन मौतों के पीछे कोई ऐसी कॉमन बात, कॉमन फैक्टर है जिससे ये मौतें हो रही हैं। लेकिन लोगों को कुछ भी पता नहीं चला और मामला फिर से एक बार ठंडे बस्ते में चला गया। तकरीबन 1 महीने बाद 28 अप्रैल को गांव के रहने वाले गजानन साहू की मौत हुई। और गजानन साहू की अगर मैं बात करूं तो ये तंत्र मंत्र का काम किया करते थे। इनको गांव में बैगा कहते हैं, शांति पूजा वगैरह भी किया करते थे। अब जब गजानन साहू की मौत हुई तो लोगों ने ये इस कनेक्शन यूं जोड़ा कि लोगों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि कोई तंत्र मंत्र और इस तरह के जो विधि विधान ये लोग करते हैं जिसको लेकर लोगों के मन में एक आशंका रहती है, तो कहीं ऐसा ना हो किसी ने गुस्से में आकर या साजिश के तहत जो है वो गजानन साहू की जान न ले ली हो। लेकिन इसके बावजूद लोगों ने कोई फॉर्मल पुलिस कंप्लेंट नहीं की और नहीं पुलिस ने इस मामले में अब तक कोई जांच की। लेकिन अब तक 1 2 3 4 5 6 लोगों की मौत हो चुकी थी। सिर्फ एक दिन का वक्त गुजरा और 29 अप्रैल को फिर से एक शख्स की मौत हो गई, चैतूराम साहू की। इस मौत के बाद अब लोग जो है बुरी तरह घबरा गए। जैसे जैसे मरने वालों की संख्या बढ़ रही थी, 7 मौतें अब तक हो चुकी थी, गांव में दहशत जो है वो फैलती जा रही थी। अब गांव वालों ने तंत्र मंत्र करने की शुरुआत की। कुछ ओझा गुणियों को बुलाया, तांत्रिकों को बुलाया, पेड़ के नीचे अनुष्ठान और पूजा वगैरह की तैयारी हुई। ये कहा गया कि देवता जो हैं वो रुष्ट हो गए हैं और वो एक एक करके लोगों की जान ले रहे हैं, बहुत ख़तरनाक अब होने वाला है। कुछ लोगों ने अब ये कहना शुरू कर दिया कि ये कोई सोने के खजाने से जुड़ा हुआ मामला है जिसमें एक एक कर तकरीबन 21 लोगों की बलि ली जानी है। तकरीबन नहीं, एग्जैक्टली 21 लोगों की बलि ली जानी है। तो इस तरह से अब 7 लोगों की मौत हो चुकी है और अब 21 लोग इस तरह से मारे जाएंगे। बहुत ही दहशत, बहुत ही डर का माहौल पैदा हो गया। फिर कुछ दिनों का वक्त गुजरा, 14 मई, और फिर से एक शख्स की मौत हुई, मेहतरू साहू की। और इस तरह से इस खरवे गांव में तकरीबन 3 महीने में कुल 8 लोगों की मौत हो गई। अब लोग इस डर के साए में जीने लगे कि अगला नंबर किसका है, क्योंकि कोई तो ऐसा है जो गड़े खजाने के लालच में इस गांव के लोगों को एक एक कर मौत के घाट उतार रहा है, उनकी बलि दे रहा है। और खजाना तभी मिलता है जब 21 लोगों की बलि दी जाती है। इस तरह का अंधविश्वास, इस तरह की अफवाह गांव के लोगों में फैलने लगी और धीरे धीरे पूरा माहौल जो है वो बहुत भारी सा हो गया और गांव के लोग बहुत ज़्यादा दहशत में आ गए। इस बीच हुआ ये कि गांव के लोगों ने एक मीटिंग बुलाई, पंचायत बुलाई, और फिर आपस में उन्होंने ये तय किया कि वो पता करने की कोशिश करेंगे कि इन मौतों के पीछे कौन है। शुरू में तो उनको 2-4 मौतें तो नॉर्मल डेथ लगी, उसके बाद थोड़ा शक हुआ, उसके बाद शक और गहरा हुआ, और जब तक 8 मौतें हुई तब तक कई थ्योरीज जो है वो फ्लोट करने लगी, हवा में तैरने लगी, जिसमें गड़े खजाने के लिए कत्ल की बात सामने आ गई, बलि देने की बात सामने आ गई, कहा गया कि तंत्र मंत्र के लिए मौतें हो रही हैं, बहुत सारी बातें आने लगी। तो गांव के लोगों ने तय किया कि अब एक मीटिंग किया जाए और ये पता किया जाए कि इन मौतों के पीछे क्या वजह हो सकती है। इस मीटिंग में गांव के तमाम लोग इकट्ठा हुए और साथ ही इकट्ठा हुआ एक शख्स जिसका नाम है कार्तिक कुमार। कार्तिक कुमार जो है वो गांव के इन 8 लोगों की तरह मौत के मुंह में जाते जाते बचा था और किसी तरह से वो ठीक हुआ। कार्तिक कुमार को भी गांव के लोगों ने बुलाया और कहा कि हाँ भाई बैठो, तुम बताओ तुम्हारे साथ क्या हुआ, कैसे तुम्हारी तबीयत बिगड़ी और डॉक्टर जो है घबरा गए थे लेकिन तुम बच गए। तो कार्तिक ने बताया कि देखिए 14 अप्रैल को मैंने शराब पी थी और मैंने जो शराब पी थी वो शराब मुझे गांव के ही रहने वाले प्रमोद साहू ने दी थी। उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी बिगड़ गई, लेकिन मुझे तुरंत उल्टियाँ होने लगी और मैं घबरा गया। फिर मुझे गांव के लोग और खुद ये प्रमोद, ये लोग उठाकर जो है हॉस्पिटल लेकर गए
और फिर मेरी किसी तरह से जान बची। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद उस शराब में कुछ ऐसी बात थी जिसके चलते मेरी तबीयत बिगड़ी। अब प्रमोद साहू को गांव वालों ने पूछा कि हाँ भाई, तुमने ये क्या पिला दिया, तबीयत कार्तिक की कैसे बिगड़ी थी, इसकी भी मौत हो जाती है तो बच गया। तो प्रमोद ने कहा कि साहब मैंने मिलाया तो कुछ नहीं, लेकिन मुझे वो शराब जो है वो गांव के ही रहने वाले राम सहाय जायसवाल ने दी थी। अब राम सहाय जायसवाल कौन है? राम सहाय जायसवाल उसी गांव का रहने वाला एक आदमी है, एक शख्स है, जो गांव में एक किराने की दुकान चलाता है। अब जब चर्चा आगे बढ़ी, जब पूछताछ आगे बढ़ी, तो ये जिन लोगों की मौत हुई थी, इन लोगों के घर वालों ने, ज़्यादातर लोगों के घर वालों ने ये कहा कि उनके घर के मेंबर की मौत जो है शराब पीने के बाद ही हुई। तकरीबन हर केस स्टडी में ये पाया, गांव वालों ने ये नोटिस किया कि इन लोगों की मौत शराब पीने के बाद हुई थी। शराब उन्होंने कहाँ पी, किसके साथ पी, इन चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा पड़ताल तभी नहीं हुई थी। लेकिन अब जब कड़ियाँ जुड़ने लगी तो लोगों को शक होने लगा कि यार कहीं ऐसा ना हो कि कोई जानबूझकर शराब में कुछ मिलाकर गांव के लोगों को पिला रहा हो। अब प्रमोद साहू ने जब राम सहाय जायसवाल के बारे में बताया, जो एक किराने का दुकानदार था, तो गांव के लोगों ने राम सहाय जायसवाल के बारे में चुपके से और जानकारी जुटाने की शुरुआत की। और राम सहाय से पूछा तो उसने अनभिज्ञता जताई। उसने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे लोगों को मैंने बिल्कुल शराब नहीं पिलाया, मेरे साथ कुछ कुछ लोगों का मिलना जुलना है तो हम तो साथ ही बैठ कर पीते हैं। तो गांव के लोग समझ नहीं पा रहे थे कि इस मामले में अब आगे कैसे बढ़ा जाए और कैसे इस मामले में, अगर राम सहाय जायसवाल जैसा कि वो शक के घेरे में है, एक किराना दुकान चलाने वाला, अगर वो वाकई गुनहगार है तो उसे पकड़ा कैसे जाए। ये एक बड़ी पहेली, एक समस्या गांव वालों के सामने थी। तब गांव वालों ने, जो नज़दीक का पुलिस स्टेशन है कसडोल, उस पुलिस स्टेशन में जाकर गांव वालों ने कंप्लेंट दर्ज कराई, शिकायत दर्ज कराई। और कसडोल थाने ने तब इस मामले में एफआईआर दर्ज की। और एफआईआर दर्ज करने के साथ ही 8 में से 7 डेड बॉडीज जो गांव में अलग अलग जगहों पर दफनाए गए थे, उनको खोद कर पुलिस ने बाहर निकाला और उनको पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया। इसी के साथ गांव वालों ने आपस में जो बैठक की थी, और उस बैठक में राम सहाय जायसवाल की भूमिका जो संदिग्ध तरीके से उभर कर सामने आई थी, उसके बारे में गांव वालों ने पुलिस को जानकारी दी। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मरने वालों में खुद एक पुलिस ऑफिसर का भी बेटा था, तो पुलिस के लिए ये काम बहुत ही चैलेंजिंग था और पुलिस इस मामले की तह तक अब जाना चाहती थी, क्योंकि गांव में महामारी की तरह मौतें हो रही थी। गांव के लोग डरे हुए थे कि कहीं ऐसा ना हो कि अब 21 बली का ये सिलसिला चले और तकरीबन 12-13 लोगों की और मौतें हो जाए। गांव के लोग बहुत आशंकित, डरे हुए थे। तो पुलिस ने इस मामले की तफ्तीश शुरू की और राम सहाय जायसवाल के बारे में पड़ताल करना शुरू किया। राम सहाय के बारे में जब पता किया तो पता चला कि राम सहाय जायसवाल ऐसे तो लोगों से घुलता मिलता था, सबसे बातचीत होती थी और कुछ भी एबनॉर्मल उसके बिहेवियरल अप्रोच में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन कुछ रोज़ पहले राम सहाय ने गांव के ही एक आदमी से सुहागा नाम का एक जहर मंगवाया था। उसने ये कहा था कि उसके मकान में और दुकान में चूहों का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो गया है, तो चूहा मारने वाली एक दवा ग्रामीण इलाकों में मिलती है जिसे सुहागा कहते हैं, वो सुहागा इसने किसी आदमी से मंगवाया था। अब पुलिस और गांव वाले ये कनेक्शन जोड़ने लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राम सहाय जायसवाल ने बाकी लोगों को भी शराब पिलाई हो और उसमें सुहागा मिला दिया हो। पुलिस इस बात पर सोच रही थी, सोच विचार कर रही थी। और इस बीच एक और फैक्ट उभर कर सामने आया। वो फैक्ट ये था कि गांव में राम सहाय जायसवाल के घर के पास रहने वाले एक जो रोड साइड डॉग्स होते हैं ना, जिनको हम ऐसे बोलचाल की भाषा में आवारा कुत्ते कहते हैं, तो एक डॉग रहा करता था, एक कुत्ता रहा करता था। और राम सहाय जायसवाल ने जब ये सुहागा प्रोक्योर किया था, मंगवाया था किसी से, उसके कुछ ही दिन बाद एक कुत्ते की उसके घर के पास मौत हुई थी। बाद में गांव वालों ने उसका कनेक्शन जोड़ा तो लोगों को ये समझ में आया कि ये जो राम सहाय जायसवाल है, गांव वालों के साथ साथ पुलिस भी इस मामले में लगी थी, उसने वो सुहागा प्रोक्योर करने के बाद मोस्ट प्रोबेबली उस कुत्ते को उस सुहागे में मिली हुई कोई खाने की चीज़ दी थी, ये चेक करने के लिए कि इस सुहागे से कुत्ते की मौत होती है या नहीं होती है। और अनफॉर्चुनेटली वो सुहागा मिला हुआ खाना खाने की वजह से ही उस कुत्ते की मौत हुई थी। शुरू में लोगों ने इतना दिमाग नहीं लगाया था, इतना लोगों ने सोचा भी नहीं, कुत्ते की मौत हुई, लोगों ने कुत्ते की लाश को डिस्पोज ऑफ कर दिया, कहीं दफना दिया, फेंक दिया। लेकिन जब इंसानों की मौत होने लगी तो लोगों ने उससे इस सुहागा वाले पूरे एपिसोड को कनेक्ट ही नहीं किया था
और लोग इन मौतों को पहले नॉर्मल डेथ मानकर चलते रहे। लेकिन जब ये सिलसिला आगे बढ़ता रहा तो फिर इस मामले में लोगों ने तफ्तीश शुरू की, पुलिस से भी बातचीत की और राम सहाय जायसवाल की भूमिका शक के घेरे में आई। अब पुलिस ने राम सहाय को उठा लिया क्योंकि सारे लोगों का शक राम सहाय के ऊपर ही था। राम सहाय ने सुहागा मंगवाया था, इस बात की भी चर्चा आम हो गई। सुहागे से एक कुत्ते की जान ली, ये भी पता चल गया। एक आदमी जो बच गया, उसने जो जहरीली शराब पी थी, दारू पी थी, वो राम सहाय जायसवाल के पास से ही मिली थी। प्रमोद साहू ने ली थी और प्रमोद साहू को पिलाना चाहता था, लेकिन प्रमोद ने वो नहीं पी और कार्तिक को दे दी, ये भी पता चल गया। इसके बाद पुलिस ने जो बाकी लोगों की मौत हुई थी उनके घर वालों से बातचीत की। पता चला कि हाँ, ये लोग शराब पीकर आए थे। और जब जानकारी जुटाई गई तो पता चला कि इनमें से ज़्यादातर लोग, सबके बारे में तो पता नहीं चल पाया, लेकिन ज़्यादातर लोगों के बारे में पता चला कि मौत से पहले इन लोगों ने राम सहाय के साथ मिलकर शराब पी थी। तो अब सारे क्लू यानी सारे सुराग राम सहाय की तरफ इशारा कर रहे थे। पुलिस ने राम सहाय को हिरासत में लिया और उससे सख्ती से पूछताछ की। शुरू में वो इधर उधर की कहानियां सुनाता रहा, लेकिन बाद में उसने ये कबूल कर लिया कि उसी ने सारे लोगों की हत्याएं की और सारे लोगों को वाकई सुहागे से मिला हुआ जहर पिलाकर उनकी जान ली। यानी एक आदमी पिछले 3 महीने से जो उसी गांव का रहने वाला है, वो एक एक करके 8 लोगों की हत्या कर चुका था और 90 आदमी की हत्या करने वाला था। कोई सामान्य दिमाग का आदमी क्या ऐसा कर सकता है? पुलिस वालों ने जब इस सच्चाई की तह तक पुलिस पहुंची तो पुलिस का भी दिमाग चकरा गया। पुलिस वालों ने माना कि ये आदमी जो है एक साइकोपैथ है, एक साइको किलर है। आप पुलिस की ये साउंड बाइट सुनिए, इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे। कसडोल थाना अंतर्गत ग्राम खरवे के ग्रामीणों द्वारा एक आवेदन दिया गया कि वहाँ पर फरवरी महीने से लेके 14 मई तक 8 लोगों की मृत्यु हुई थी, जिस पर उनके गांव के व्यक्ति पे संदेह व्यक्त किया गया था। इसकी सूचना पर पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई। जो भी आवश्यक तथ्य सामने आए उसके आधार पर सर्वप्रथम जो जिसकी मृत्यु लास्ट में हुई है उसकी बॉडी का उत्खनन करके आवश्यक जांच के लिए भेज दिया है। विधि की जैसे विवेचना के तथ्य सामने आएंगे, हम आगे कार्रवाई करेंगे। अभी तक इसमें कुछ स्पष्ट कारण निकल कर नहीं आए हैं, जैसे फॉरेंसिक मेडिकल लीगल की रिपोर्ट सामने आती है, हम आगे कार्रवाई कर पाएंगे। हाँ, बल्कि जो जैसे गाँव में तो अफवाह की स्थिति है, कुछ शराब की जहर मिलाया गया, सुहागा मिलाया गया, तो इसको लेकर के पुलिस किस तरीके से? अभी तक तो पुलिस जांच ही कर रही है और जो भी लोगों से पूछताछ कर रही है, गांव के लोगों से पूछताछ कर रही है, जो है उनसे जो भी संबंधितों से पूछताछ कर रही है कि हमारा प्रयास है घटना की सत्यता तक पहुंचना और विधि सम्मत कार्रवाई कर पाए। अब सवाल ये था कि राम सहाय जायसवाल ने जिन लोगों की जान ली उनसे इसकी दुश्मनी क्या थी। तो पता चला इतने लोगों से तो किसी की जानी दुश्मनी हो नहीं सकती, इतने लोगों से बहुत ज़्यादा नफरत तो किसी का हो नहीं सकता। लेकिन हाँ, इतना ज़रूर है कि इंसान जब ज़िंदगी जीता है तो छोटी मोटी घटनाएं हर किसी के साथ होती रहती है। कभी आप किसी से नाखुश होते हैं, कभी खुश होते हैं, खटपट होती है, फिर बातचीत हो जाती है। तो ये जो सारे के सारे लोग थे जिनकी मौत हुई थी, बद्री, बुठालू, छत्तूराम, बुधराम, विनोद कुमार, गजानन और बाकी 2 लोग, ये सारे लोग जो हैं, इनके साथ राम सहाय जायसवाल की किसी न किसी मामले पर छोटी मोटी अनबन थी। कभी किसी ने राम सहाय को गाली दी थी, उस बात की खुंदक राम सहाय के दिल में थी। कभी किसी ने कोई टिप्पणी की थी, कोई ऐसी बात कह दी थी जो राम सहाय को नागवार गुजरी, उसकी शिकायत इनके मन में थी। गजानन नाम के जिस आदमी की मौत हुई जो तंत्र मंत्र करता था, राम सहाय को ऐसा लगता था कि इसने उस पर कोई तांत्रिक क्रिया की है जिसकी वजह से उसका काम धंधा अच्छा नहीं चल रहा है, वो परेशानी में है। इस तरह से अलग अलग लोगों के प्रति उसके मन में अलग अलग वजहों से रंजिश थी, खुंदक थी। कुछ एक लोग ऐसे थे जिनके साथ उसकी पॉलिटिकल राइवलरी थी, गांव की भी अपनी राजनीति होती है। एक आदमी ऐसा था जिसने शायद उससे 50,000 रुपये उसको दिए थे राम सहाय को, और वो ये 50,000 रुपये लौटाना नहीं चाहता था। तो उस कर्ज से मुक्ति पाने के लिए उसने उस आदमी को ही, चैतुराम को ही जो है, उसको ठिकाना लगाने की साजिश बना ली और उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह से अलग अलग लोगों की हत्या उसने अलग अलग वजहों से की थी। पुलिस ने जब इस आदमी से सख्ती से पूछताछ की तो उसने सारी लोगों की हत्याओं के पीछे अलग अलग वजहों का जिक्र किया और उसने बताया कि पूरी प्लानिंग के तहत उसने सुहागा प्रोक्योर किया, कुत्ते को खिलाकर ये देखा कि इससे मौत होती है या नहीं।
इसके बाद वो लोगों की नज़र बचाकर एक आदमी को इकलौता अकेले में बुलाता था, शराब पीने का लालच देता था। जो लोग इस लालच में फंस जाते थे, शराब पीने के लिए साथ में बैठ जाते थे, उनको वो जहरीली शराब पिला देता था और उस शराब पीने के बाद जैसे ही वो वहाँ से रवाना होते थे, ये उनको कुछ दूर तक छोड़ देता था और फिर उनकी मौत हो जाती थी। अब गांव में हर गली, हर नुक्कड़, हर कोने में सीसीटीवी कैमरा तो लगा नहीं होता कि एक एक चीज़ का पता चले। तो वो भी छत्तीसगढ़ जैसा राज्य जो जाहिर सी बात है विकास के मामले में बहुत आगे तो है नहीं, तो यहाँ पर इस तरह से एक शख्स अलग अलग वजहों से लोगों की हत्याएं कर रहा था। पुलिस ने अब शवों को बाहर निकाल लिया है, डीएनए एग्जामिनेशन करवाया जा रहा है, क्योंकि जो शक के घेरे में जो शख्स था उसने न सिर्फ अपना जुर्म कबूल कर लिया है बल्कि सारी मौतों के पीछे का मोटिव भी उसने क्लियर किया है। तो ऐसे में एक सीरियल किलिंग का खौफनाक केस छत्तीसगढ़ पुलिस ने सॉल्व किया है, जिसकी शुरुआत 6 फरवरी से हुई थी और जिसको अब कुछ रोज़ पहले जाकर छत्तीसगढ़ के बालोदा बाजार की पुलिस ने जिस मामले को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। तो ये थी पूरी कहानी, पूरा घटनाक्रम। इस क्राइम स्टोरी पर, क्राइम इन्वेस्टिगेशन की स्टोरी पर आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रीवियस स्टोरी मैंने आप लोगों को सुनाई थी वो केतन और सिया से जुड़ी हुई ही स्टोरी थी और उस स्टोरी में मैंने बताया था कि किस तरह से केतन और सिया जो है वो घूमने के लिए लोहगढ़ के किले में गए थे और केतन की हत्या करने से पहले उसने सिया से कैसे लास्ट मोमेंट पर बातचीत की थी और उस कॉल को, उस जानकारी को पुलिस ने अब रिट्रीव कर लिया है, वो भी तब जब चेतन और सिया ने अपना ये कन्वर्सेशन डिलीट कर दिया था। तो उस स्टोरी पर बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी राय जाहिर की है। आइए कुछ लोगों के राय और कमेंट्स जो है उनका जवाब देने की कोशिश करता हूँ। विजेंद्र यादव ने कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि ये मामला कितना आसान था, केतन की ज़िंदगी बच जाती अगर सिया अपने माता पिता से शादी के लिए मना कर देती। वाकई आपने सही कहा, बेशक मतलब हो सकता है माता पिता नाराज़ होते, किसी बात को लेकर बेटी को डांटते, लेकिन ये मतलब कोई रीज़न नहीं हो सकता कि आप सिर्फ शादी न करना चाहें तो किसी का कत्ल कर दें। अगर कोई ऐसा करता है तो आप उसके दिमागी हालत के बारे में सोचिए कि वो आदमी कितना ख़तरनाक है, जिसको अपने छोटे से स्वार्थ के लिए किसी की ज़िंदगी लेना भी नागवार नहीं लगता। सिया, अब तक की तफ्तीश ये बताती है कि सिया ऐसी ही लड़की है। और सबिहा सैयद ने कमेंट किया है और उन्होंने ये कहा है कि केतन से रुपए ऐंठने के लिए ही इसने केतन से रिश्ते से इनकार नहीं किया और उसके साथ प्यार का नाटक करती रही। 1 करोड़ रुपए लेने की बात जो अब सामने आई है उससे तो कम से कम ऐसा ही लगता है। निर्लिप्त के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि जस्ट 20 years एंड शी कुड कमिट अ हीनियस क्राइम विथ सो मच परफेक्शन, व्हाट ए माइंडसेट शी हैज़। वाकई इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही ख़तरनाक। और बहुत हमारे दूसरे दर्शकों ने, पिंकी कुमारी ने और सीमा विश्वास ने उनके इस पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट किया है और कहा है कि बिल्कुल उन्होंने सही कहा है। संजय पटेल ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि लोगों को इस तरह से किसी बच्चे की भी शादी करने के लिए अपना मतलब पेरेंट्स को ही चाहिए कि वो डिटेक्टिव से मदद लिया करे। YB ट्रेडर्स के नाम से एक आईडी है, उन्होंने कहा है कि सिया के लिए रिश्ता तोड़ने की बजाय केतन का कत्ल करना ज़्यादा आसान था, ये बड़ी अजीब बात है। और इसके अलावा प्रेशियस पी के नाम से एक आईडी है और उन्होंने कहा है कि आई लाइक द वे यू रिपोर्ट इन अ वेरी काम, कंपोज्ड एंड मेजर्ड मैनर, नो स्क्रीमिंग और येलिंग। थैंक यू वेरी मच। जिस तरह से आपकी आईडी का नाम प्रेशियस है, आपका कमेंट भी मेरे लिए बहुत प्रेशियस है, थैंक यू वेरी मच। मनु भाटिया जी ने भी कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि ऊपर वाले का न्याय जो है, इंसाफ जो है वो सुप्रीम होता है। और जरीना बेग ने कमेंट किया है और उन्होंने कहा है कि रिपोर्टिंग इज़ वेरी गुड डिक्शन एंड सूदिंग वॉइस। थैंक यू वेरी मच जरीना जी, बहुत धन्यवाद आपका। समथिंग इनटॉलरेंट के नाम से एक आईडी है और लाफ समथिंग, बीच में कुछ वर्ड्स हैं जो मैं अलग से उसको मतलब सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा हूँ। अप्रतिम बैनर्जी उन्होंने लिखा है, तो इन्होंने भी एक कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए दिया है। रंजन डी कामले का भी कमेंट है और भी बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया है। मैं शायद और लोगों के नाम और कमेंट्स पढ़ सकता था, लेकिन स्टूडियो में हमारे जो कैमरा पर्सन साहब हैं विनोद शिकारपुरी जी, वो अभी हाजिर हुए थे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो मुझे इशारा कर रहे हैं कि मैं अब इस पेशकश को ख़त्म करूं, क्योंकि हमारे कुछ और दोस्त कुछ और ख़बरों के साथ आप लोगों के लिए तैयार हो रहे हैं। तो फिलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।